हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले राउंड का मतदान हो चुका है। यूपी की लगभग 8 सीट और पूरे देश में 102 सीटों पर चुनाव हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा वो टाइम जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने प्रेस वार्ता की थी। वो पत्रकारों के सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि हमारी जान को खतरा है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन पर दबाव जाता था सत्ताधारी पार्टी द्वारा। शायद अब भी बनाया जाता है कि जो भी फैसले हो वो बीजेपी के लिए हितकारी होने चाहिए, जनता जाए भाड़ में। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एक जज थे, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा। उसके यहाँ अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है, उनका केस था। आप जानते हैं कि इस सरकार में सब अपराधी और गुंडे बैठे हुए हैं। कितने केसेस तो योगी के ऊपर थे, संगीन धाराओं में थे, हत्या से बलात्कार तक, जो बाबा बना बैठा है। और कितने अपराध अमित शाह जैसे लोगों पर थे। जब इसने रिश्वत देने की कोशिश की, लगभग 89 लाख रुपीज, तो जज ने मना कर दिया। और नेक्स्ट डेट जो उस मुकदमे की लगी, उसके आने से पहले ही उसका काम तमाम कर दिया गया। सवाल खड़ा यहां से होता है कि उसकी खबर उसके गांव में वहां दी गई, उस पैतरा गांव में जहां उसके बाप दादा से जो चला आ रहा था, जो उनका पैतृक गांव था, वहां खबर दी गई। जहां वो रहते थे अपने परिवार के साथ, उनको बताया नहीं गया। कारण बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ। लगभग एक हफ्ता परिवार के लोग बहुत चिल्लाए कि वो बिल्कुल स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन पता नहीं उनको किस तरीके से डराया होगा इस बीजेपी सरकार ने। 8 दिन के बाद वो भी मानने लगे कि हाँ, उनको हार्ट अटैक हुआ था। शायद वो परेशान हो गए थे, उन्हें कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। ये मैं बातें कोई ऐसे वैसे नहीं कर रहा हूं, आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि किसानों के साथ क्या हुआ, हमारी उन बेटियों के साथ क्या हुआ जो विदेशों में जाकर हमारा नाम रोशन करती है, मेडल लेके आती है। आप बाखूबी जानते हैं, इस सरकार में जो भी अपनी जायज मांग को लेकर भी अगर सड़क पर उतरता है तो लाठियां मिलती हैं बस, और कुछ नहीं मिलता। संविधान को ताक पर रख दिया गया है और कानून हाथ में लेकर चलते हैं ये बीजेपी वाले। तो इस तरीके से यहां से एक बात तो पता चलती है कि इन्होंने देश की सर्वोच्च संस्था, जो जो इनको काबू करने का, जिनका काम था इनको काबू करने का, उसको भी इन्होंने मुट्ठी में कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा जो दो आयुक्त होते हैं, एक विपक्ष का होता है, एक पक्ष का होता है। लेकिन उन्होंने विपक्ष वाले अमेंडमेंट ऐसा किया, विपक्ष वाला खत्म ही कर दिया और दोनों अपने ही पक्ष के कर दिए। अब चुनाव आयोग इनकी रखेल बन चुका है। ये गलत करे, सही करे, कुछ भी करें, एवरीथिंग इज राइट। आप समझ गए होंगे कि चुनाव किस तरीके से हो रहा है। हमारे सामने ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक नाटक है और कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल 100% तो कोई भी चीज मैं नहीं कह सकता कि एक नाटक है, लेकिन ज्यादातर ये एक नाटक ही है। पहले से ये ताल ठोक देना कि अब के बार 400 पार, कहीं ना कहीं गेटिंग सेटिंग तो जरूर है। फ्रेंड्स, ये जो अपराधी सरकार को चला रहे हैं, ठीक है, ये चलाएं,
अब अगर इन भक्तों से बात की जाए जो इनको फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमें चोर नहीं मिलते, हम खुले घूमते हैं, ये घूमते हैं, वो घूमते हैं। जब आपका रोजगार छिन गया, बहुत से काम छिन गए, नोटबंदी में क्या हुआ, क्या मिला? कहीं मिला ब्लैक मनी? कुछ नहीं मिला। बहुत सारे काम धंधे चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। मोदी ने कितने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। किसके खाते में आए 15 लाख रुपए? शायद नहीं आए होंगे, नहीं आए। अगर आपके खाते में आए हो तो बताना मुझे। तो इस तरह के जुमलों से ये सरकार बनी थी। जनता को इससे बहुत आशाएं थी, इसलिए इसको बनाया गया था। लेकिन ये किसी आशा पे खरी नहीं उतरी। बस एक जुमला देती है 5 किलो अनाज का। आप मुझे बता दीजिए, क्या एक अकेला आदमी भी 5 किलो अनाज से कोई परिवार चला सकता है? ये वो सरकार है कि अगर 1 रुपया ये जनता के ऊपर खर्च करती है, तो लगभग 10 रुपये उसके प्रचार में खर्च करती है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमें ये किया। अगर उनमें से 9 रुपये और जनता के लिए खर्च कर दिया जाए, 1 रुपया बहुत है प्रचार के लिए, और प्रचार करना कोई जरूरी चीज भी नहीं होता। फ्रेंड्स, आज हम सबके घर में टीवी रखा हुआ है, सुबह से शाम तक आपके दिमाग को हैंग कर लिया गया है, रोबोट बना दिया गया है, आपके अंदर सूचनाएं फीड की जा रही हैं। बहुत सारे समझदार लोगों ने अब से सालों पहले, 2 साल पहले लगभग, या उससे भी पहले आपको बता दिया था कि आप टीवी देखना छोड़ दें, क्योंकि टीवी पर अब प्रामाणिक खबरें नहीं आती। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका काम है सरकार से सवाल पूछना। लेकिन मीडिया बिल्कुल बेकी हुई है, वो सवाल पूछती है विपक्ष से। पक्ष से सवाल नहीं पूछती, जिनके पास पद है, पावर है, जो समस्या का समाधान नहीं कर रहे, उनसे सवाल नहीं किया जाता, विपक्ष से सवाल किया जाता है। और सुबह से शाम तक मोदी की तारीफ घड़ी जाती है, बीजेपी की तारीफ घड़ी जाती है। अगर आपके घर में टीवी रखा हो और वो चल रहा हो, और आप कितने भी मोदी के खिलाफ हो, सुबह से शाम तक जब आपको समझाया जाता रहा हो कि मोदी इज द बेस्ट, तो एक ना एक दिन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और मान जाएंगे कि शायद ऐसा ही है। और ऐसा ही हुआ। आपके दिमाग को हैक कर लिया गया, सूचनाएं फीड कर दी गई आपके अंदर कि मोदी के सामने तो कोई टिकता ही नहीं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देश का, मैं कहूं, अब तक सबसे खराब प्रधानमंत्री है, जिसकी डिग्री भी फर्जी है। अनपढ़ प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, इसको इतने अल्फाज दिए जा सकते हैं बहुत। एक ऐसा फकीर जो 9 लाख का सूट पहनता है। जिस देश की जनता भूखी मरती है, ये यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे खड़ी करना चाहता है। किसके बल पर? हमसे पीछे की अर्थव्यवस्था, हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। और जहां ये हमारी अर्थव्यवस्था को बताता है, उससे नीचे की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो लोग गाड़ियों में चलते हैं। फ्रांस, ये है जुमलों की सरकार। और इससे भी आगे की बात अगर मैं कहूं तो जुमलों को इन्होंने गारंटी में बदल दिया है। अब की बार सिक्का चला, वही हिंदू मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम पहले भी यहां रहते थे, आज भी यहां रहते हैं और आगे भी रहेंगे। इससे कुछ नहीं होगा। बस कुछ अनभक्तों की आंखों पर काला चश्मा लगा दिया गया है कि शायद तुम्हारा राज आने वाला है, राम राज्य आ गया है। ऐसा ही होता है, राम राज्य है कि आप कहीं भी खड़े होकर माइक पकड़ो और किसी को भी गाली दो। पाकिस्तान चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कहां चले जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब बातें आप जानते हैं। बहरहाल, फिलहाल कंडीशन ये है कि पहले चरण का मतदान हो चुका है और जनता खासी नाराज है बीजेपी पार्टी से। लेकिन अगले चरण के
मतदान से पहले फिर आपके दिमाग को बहुत बुरी तरीके से घुमाया जाएगा। जहां बीजेपी बिल्कुल जमीन पर है, वहां भी बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। और ये काम करेगी गोदी मीडिया को, उन्होंने इस चीज के पैसे ले रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आज की वीडियो आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले आसिम फिरोजाबादी की बस ये 2 लाइन आपसे कहूंगा कि गिरा दो मेरे यार गिरा दो, ये उनके दुश्मन है, ये सरकार गिरा दो। सो फ्रेंड, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। और वीडियो में समझने की कोशिश कीजिए कि जो बिकाऊ मीडिया है वो कैसे तारीफ गढ़ रही है बीजेपी की, और सच्चाई क्या है वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हम नहीं कहते कि हमारी बात का यकीन करें, लेकिन हम हकीकत से आपको इसलिए रूबरू कराना चाहते हैं कि आप अपना मन ना बदले। इस सरकार को हटाना होगा, नहीं तो अगली बार महंगाई वहां पहुंच जाएगी कि आप भूल जाएंगे कि आप हिंदू है या मुस्लिम है, आपको मंदिर जाना है कि मस्जिद जाना है। आपको बस फिक्र रह जाएगा पेट भरने का, चूल्हा जलाने का। आपको शायद अपने बच्चे आप पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए। वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, घोटाले कर रहे हैं, वो तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आम जनता पर यह बात बहुत भारी पड़ने वाली है अब की बार अगर इस गवर्नमेंट को हटाया नहीं गया तो। सो फ्रेंड्स, इन सब के बाद लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। वो वीडियो देखेंगे जिसमें गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया कैसे बीजेपी की, मोदी की तारीफ गढ़ रही है। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब अनभक्त वोट डालने जाते हैं तो वो कैंडिडेट नहीं देखते, उनसे पूछा जाता है किसको वोट दिया, मोदी को। क्या आपकी लोकसभा से मोदी लड़ रहा था? आप सोच रहे होंगे कि ये मोदी की शोहरत है, मोदी इतना फेमस है। नहीं, ये इतना बदनाम है, बस सिर्फ दिखाई नहीं देता तो अंधभक्तों को। और आप गूगल करके देख लीजिए, अंधभक्त वो होता है जिसमें गधा और कुत्ता दोनों का मिक्सचर मिला दिया जाए तो उससे एक अंधभक्त तैयार होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल पर जानकारी पड़ी हुई है। बहरहाल आइए वो वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है, क्योंकि देश की हर बात दिखाएंगे आपको, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। जो लोग अपने दफ्तर में थे वो जानना चाहते हैं मोदी की हैट्रिक के लिए आज वोटिंग हुई है। दरअसल हुआ क्या, पहले चरण में किसकी लहर निकल कर आई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, बड़े बड़े चेहरे जो मैदान में थे उनमें नितिन गडकरी साहब, ये देख रहे हैं, नितिन गडकरी वोट डालने के लिए पहुंचे। नागपुर में परिवार के साथ वोट डालने के लिए गए। केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और सुबह वोट देने के लिए पहुंचे। अगली तस्वीर देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी नागपुर में वोट देने के लिए पहुंचे और संघ प्रमुख भी सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए गए। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को आप देख रहे हैं। उर्वशी भी वोट देने के लिए पहुंची। उत्तराखंड के कोटद्वार में उर्वशी रौतेला ने वोट किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस है उर्वशी, कई फिल्में की हैं उन्होंने। अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, बाबा रामदेव पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के कई चक्कर लगाए, बाबा रामदेव आज पहुंचे वोट करने के लिए। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने मतदान किया है। उसके बाद मीडिया से बात की, क्या कहा आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाऊं आपको, दक्षिण भारत में भी वोटिंग हो रही थी।
तो दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत साहब वोट करने के लिए पहुंचे। देख रहे हैं आप, रजनीकांत वोट कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, कमल हसन चेन्नई में वोट कर रहे थे। कमल हसन साउथ के एक्टर हैं बड़े, हिंदी फिल्में भी बहुत सी की हैं कमल हसन ने। कमल हसन खुद भी सियासत में आने की तैयारी में थे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपके शहर में कैसे वोटिंग हुई। ये जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर में भारी संख्या में महिलाएं बाहर निकली और वोट किया। बिहार की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बिहार में भारी भीड़ थी लेकिन वोटिंग परसेंटेज बिहार में कम रहा है। क्या वजह रही कि बिहार के लोग वोट करने कम संख्या में निकले? अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, सहारनपुर में बताया जा रहा है बम्पर वोटिंग हुई है। सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने राघव लखनपाल बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन इन सब के बीच हिंसा भी हुई है। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हिंसा हुई। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का क्षेत्र है, वहां से उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग के दौरान बूथ पर हिंसा हुई बताया जा रहा है। उसके बाहर छिंदवाड़ा की तस्वीर है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, कमलनाथ का गढ़ है। अगली तस्वीर देखिए, बंगाल में भी बवाल हुआ। बंगाल में हिंसा हुई चुनाव के दौरान। बीजेपी का दफ्तर, जिसे आप देख रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई, बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ बंगाल में। जलपाईगुड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है तृणमूल का ऑफिस, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। अलीपुर द्वार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हिंसा हुई है। बंगाल में हर चुनाव में इसी तरह की हिंसा होती है। आइए मैं आपको बताऊं कि आपके राज्य में कितने फीसदी वोटिंग हुई है। पहले के मुकाबले कई जगह वोटिंग परसेंटेज, मतदान का प्रतिशत कम रहा है, कुछ जगह ज्यादा रहा है। देखिए जरा, ये देश का नक्शा आ गया। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर आज मतदान हुए। जानकारी है कि 77.57%, लगभग 77.5% वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर। उत्तर प्रदेश में वोटिंग कम हुई है, क्या वजह नहीं कहा जा सकता, लेकिन 8 सीटों पर यूपी में वोटिंग हुई। 8 में 57.66%, लगभग 57.5% वोटिंग हुई है यूपी में। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हुई, 63.5% वोट पड़ा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा असम में 5 सीटों पर, 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, 71.43% वोट असम में पड़ा है। उत्तराखंड में 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, 53.65% वोटिंग उत्तराखंड में हुई है। बिहार में सबसे कम वोटिंग मानी जा सकती है। बिहार में 4 सीटों पर मतदान हो रहे थे और लोग बहुत कम संख्या में क्या बाहर निकले, सिर्फ 47.74% वोट पड़ा है। 50% भी वोटिंग बिहार में नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर वोटिंग हुई, 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में देखिए, बड़ा राज्य है, 5 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, 53.35% मत पड़े हैं। तमिलनाडु में देखिए बम्पर वोटिंग हुई है। अमूमन दक्षिण भारत के राज्यों में ज्यादा वोटिंग होती है। 39 सीटों पर वोटिंग हुई, 72% से ज्यादा वोट पड़े हैं तमिलनाडु में। त्रिपुरा में 1 सीट पर वोटिंग हुई, 79.94%, लगभग 80% वोट त्रिपुरा में पड़ा है। राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान हुआ, 51% से ज्यादा वोट पड़ा है। राजस्थान में भी वोटिंग परसेंट कम है। मणिपुर में 2 सीट पर वोटिंग हुई, 68.62% वोटिंग हुई है। लोग वोट करने निकले, कम निकले, ज्यादा निकले, ये आपने प्रतिशत में देख लिया, लेकिन लोग क्या सोचकर निकले वोट करने? क्या मोदी की गारंटी उनके दिमाग में थी वोट करते वक्त, या फिर इंडी गठबंधन दिमाग में था? इंडिया को वोट किया, इंडी को वोट किया, या एनडीए को वोट किया? मोदी को वोट किया या राहुल, ममता, अखिलेश और लालू को वोट किया? सुनिए जरा। पूरा परिवार वोट देने के लिए निकला है स्कूटी पर। स्कूटी पे तो ज्यादा लोग हो गए, 4।
3 है जी। 3.5 है बच्चा को। 3.5 है जी। वोट देने जा रही हैं? वोट दे दिया? वोट दे दिया। तो क्या सोच के वोट? ये उंगली में कहाँ दिख रहा निशान? ये वाली उंगली में। तो क्या सोच के वोट दिया? बस यही कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका जीत हो और वे विकास करें। विकास हुआ अब तक पहले? हाँ, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। अच्छा ये बताइए कि मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं, मंदिर दिमाग में है अयोध्या वाला? हाँ, मंदिर दिमाग में है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसा है क्या? महंगाई कुछ नहीं, महंगाई झेल लेंगे लेकिन गुंडागर्दी नहीं झेलेंगे। अच्छी तनख्वाह बढ़ रही है, अच्छी तनख्वाह बढ़ रही है। तनख्वाह बढ़ गई है? नहीं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महंगाई चल जाएगी। शर्मा जी क्या लग रहा है इस बार? लगता बहुत कुछ रहा है जी। जैसे इतिहास चेंज हो जाएगा आपका। इतिहास चेंज हो जाएगा? कैसे? सारे मंदिर बन जाएंगे। तो मंदिर नहीं बनने चाहिए क्या? बनने चाहिए जी। हाँ। हाँ। और ये जो कह रहे हैं विरोधी संविधान बदल देंगे मोदी जी, अजय ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिक्कत होती थी। पहले दिक्कत होती, डर लगता था, रात को लूट लेते थे रात क्यों अब दिक्कत क्यों नहीं है? को। अब तो बेफिक्र होगा, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पुलिस में लेगी सब। योगी जी का राज है, दिक्कत कैसे हो जाएगी? अच्छा ऐसा? ऐसा क्यों नहीं है? तो कहाँ चले गए लूटने वाले? अब चलेगा, सब अंदर जा लिए, सब मौज मार रहे हैं। बुलडोजर में हवाई जहाज का तेल डलेगा। बुलडोजर में हवाई जहाज का तेल? क्यों? 5 गुना स्पीड से चलाएगा ना वो। वो डाल के आए आप? बिल्कुल वोट डाल के आए हैं। किसका माहौल है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? आप देखो यहाँ तो सपा वाला का बस्ता भी नहीं लगा हुआ। कहीं सपा वाला का बस्ता दूर तक घुमाओ कैमरा। दिखा दो भाई क्या कह रहे समाजवादी का बस्ता भी नहीं है। इकलब्बा भाजपा का माहौल है। हैं? समाजवादी का क्यों नहीं है? अरे लोगों को पता है समाजवादी गुंडों का अभिप्राय है, गुंडागर्दी का पर्याय है। समाजवादी लूट खसोट की है, थाने तहसीलों में दलाली की है। आज चारों तरफ रामराज है। साइकिल वाले जी। साइकिल वाले। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे थे गोदी मीडिया जो पिकी हुई है वो किस तरह से बीजेपी को अभी से जिता रहे, बहुत ज्यादा सीटें दे रही है और बीजेपी चाह रही है कि लोगों के कपड़े उतार लिया जाए, उनका खून चूस लिया जाए। फैसला आपके हाथों में, आपको करना क्या है। बहरहाल ये जो एग्जिट पोल हैं इनको देखकर आपका दिमाग नहीं बदलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हैं। और वैसे भी मोदी डिवाइडर इन चीफ, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ एक तानाशाह, इसलिए इस पार्टी का वोट नो एंड नेवर। बहरहाल आप देख रहे थे बिकी हुई मीडिया की वीडियो, अब आपको दिखाते हैं एक और वीडियो जो इस बिकाऊ मीडिया की नहीं है। दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा, लेकिन पहले चरण की वोटिंग में, पहले फेज की वोटिंग में, मतदान में मोदी जी का आगाज अच्छा नहीं लग रहा। मोदी जी की शुरुआत अच्छी नहीं लग रही है और पहले फेज में जो पड़ला है वो इंडिया अलायंस का भारी दिख रहा है। और आज ग्राउंड असेसमेंट रिपोर्ट के जरिए मैं ये बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, फैक्ट्स के साथ, एक्सपर्ट्स की मदद के साथ। एडवांटेज इंडिया क्यों है फर्स्ट फेज में? अब एडवांटेज इंडिया या एडवांटेज राहुल गांधी या एडवांटेज अपोजिशन इसलिए नहीं है क्योंकि पहले फेज में तमिलनाडु जैसा भारी भरकम साउथ का स्टेट 39 सीट्स वाला, वहां पर वोटिंग है, एक ही फेज में वोटिंग है, जहां पर बीजेपी स्ट्रगल कर रही है एक सीट के लिए। तो सिर्फ तमिलनाडु की वजह से ऐसा नहीं है एडवांटेज। एडवांटेज इसलिए है कि कई क्रूशल स्टेट्स मोदी जी के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में जो बड़े राज्य हैं वहां भी कई सीटों पर मुकाबला है। 19 तारीख मुकाबला 102 सीट पर है, लेकिन जो राज्य बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है वहां पर इंडिया अलायंस धीरे धीरे कहीं 2 सीट, कहीं 3 सीट, कहीं 4 सीट मोदी जी के खाते से छीन रहे हैं। एडवांटेज इंडिया इसीलिए, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें यूपी में 8 सीटें, ये जो 102 सीटें हैं यूपी में 8 सीटों पर जो है वो वोटिंग है। राजस्थान में 12 सीटों पे, और राजस्थान में स्थिति अच्छी नहीं, आगे समझाऊंगा। महाराष्ट्र 5 सीटें, गडकरी जी सीट पर सी, आगे बताऊंगा। मध्य प्रदेश की 6 सीटें, कमलनाथ का बेटा वहां से। बिहार में 4 सीटें,
गुल खिल रहा है वहाँ पर भी। असम में 5 सीटें, बंगाल में 3 सीटें और भी कई सीटें मैंने मुख्य आपको बताई हैं कि 102 सीटों में तमिलनाडु के साथ, उत्तराखंड के साथ ये जो सीटें हैं ये बहुत क्रूशल हैं और यहीं पर खेल हो रहा है। अब दोस्तों ये जो 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है 19 अप्रैल को, इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक नक्शे में देखेंगे इसमें जम्मू कश्मीर भी है और इसमें तमिलनाडु भी है, एकदम आप साउथ, डीप साउथ जाएंगे, और महाराष्ट्र है और भी कई सीटों का जिसका मैंने जिक्र किया। पिछली बार 2019 में मोदी जी ने 48 सीटें जीती थी एनडीए ने, और इंडिया हालांकि पिछली बार नहीं था, लेकिन जो पार्टियां आज इंडिया में हैं उनको कितनी सीटें मिली थी 2019 में, ये मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं, 48। इसीलिए जबरदस्त टक्कर है। और इस बार ये जो मुकाबला पहले वो अलग थे, 48 वर्सेस 48 सीट, इस बार ऐसा लग रहा है ग्राउंड सिचुएशन रिपोर्ट से कि पहले दौर में मोदी जी पिछड़ रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, कई स्टेट्स में ट्रेल कर रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में ट्रेल कर रहे हैं, वो ट्रेल राजस्थान में भी कुछ सीटों पर कर रहे हैं, और तमिलनाडु में मोदी जी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो कितनी सीटें मोदी जी के हाथ से जा रही हैं, कहाँ मोदी जी को फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, इंडिया अलायंस कहाँ गेन कर रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपर्ट्स की मदद से। अब दोस्तों तमिलनाडु के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाह रहा, डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि गोदी मीडिया के जो ओपिनियन पोल्स हैं उन्होंने भी माना है कि जो 39 सीट्स हैं तमिलनाडु में, वहाँ स्टैलिन हावी, एमपी के स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर हैं डीएमके के, वहाँ पर कांग्रेस भी हावी है, और मोदी जी हालांकि भरसक कोशिश कर रहे हैं, उनको हासिल कुछ होने वाला नहीं, हो सकता है उनका वोट शेयर बढ़ जाए इस बार, और अगर एक सीट भी मिलती है तो चमत्कार होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा तमिलनाडु को अलग रख रहा हूँ। लेकिन खेल शुरू हो रहा है महाराष्ट्र से, वो महाराष्ट्र जहां पर उद्धव ठाकरे जो है मोदी जी का साथ छोड़ चुके हैं, वो महाराष्ट्र जहां पर रीजनल पार्टी मराठी अस्मिता का झंडा लेकर आगे बढ़ रही है और बार बार झटके मोदी जी खा रहे हैं। महाराष्ट्र का हाल ये है, जो आगे विस्तार से बताऊंगा, महाराष्ट्र का हाल ये है कि जो सबसे सेफेस्ट सीट थी, सबसे सिक्योर्ड सुरक्षित सीट थी नितिन गडकरी जी की, ये फंसी हुई है। और आज टाइगर इसका खुलासा करेंगे, सीट क्यों फंस गई गडकरी की। गडकरी अगर फंस रहे हैं तो फिर महाराष्ट्र कौन सा नतीजा देने जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र 5 सीटें हैं, विदर्भ की सीटें। उत्तर प्रदेश स्वीप कर गए थे मोदी जी, मायावती और अखिलेश दोनों साथ चुनाव लड़े थे 2019 में, फिर भी 64 सीटें, 62 + 2 सीट्स मोदी जी ले गए थे। इस बार जो पहला फेज है हालत खराब है, दाल पतली है, क्योंकि जो ठाकुरों का आंदोलन है, कस्बे कस्बे, शहर शहर, और पीछे से किसानों का जो समर्थन है, अंक गणित बिगड़ रही है वोटों की मोदी जी। और ये जो कल वोटिंग है उसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, सीट फंसी है, कैराना में फंसी है, रामपुर में आजम खान जेल से ही कुछ कमाल करेंगे, कंप्रोमाइज हो गया है अखिलेश के साथ। और इसके अलावा पीलीभीत, जहां वरुण गांधी मोदी जी के बुलावे पर भी रैली में नहीं गए बीजेपी की, क्योंकि टिकट काट दिया, बेटे का टिकट काटा, मां को टिकट दिया, राजनीति घर में लिया है मोदी जी। पीलीभीत देखिएगा इसका नतीजा क्या आता है। और भी कई सीटें, इसका भी जिक्र करूंगा। और बिहार में आज हमारे एक्सपर्ट आपको बताने जा रहे हैं कि क्या नीतीश बिहार में फिर खेला कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी जी की सभाओं में नहीं जा रहे। जी हाँ, सभाओं में नहीं जा रहे, अब मंच पर एक साथ नहीं दिख रहे। क्या वजह, उस पर भी हम आएंगे। बिहार में 4 सीटें हैं, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहां मोदी जी ने पिछली बार स्वीप किया था, 25 की 25 सीटें मोदी जी राजस्थान से ले गए थे। इसी राजस्थान में पहले फेज में 12 सीटें हैं, 25 में से 12, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50%। और यहाँ पर गेम वाकई फंसा है। ये जो साहब है ना, अर्जुन राम मेघवाल, मोदी जी के आंख और कान, देश के कानून मंत्री, बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके साथ भी सुनते हैं खेला हो सकता है। इनकी सीट भी कहीं अगर फंसी तो राजस्थान में सोचिए क्या है। और कहते हैं राजस्थान में ये जो रानी है वसुंधरा राजे, वसुंधरा फैक्टर काम कर रहा है। अब दोस्तों शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि क्या
एनडीए ट्रेल कर रही है? क्या मोदी जी पिछड़ रहे हैं? फर्स्ट फेज में मैंने आपसे कहा था कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है। डिटेल में मैं आगे एक्सपर्ट के साथ आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तमिलनाडु के तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, मैंने कहा कि क्योंकि वहाँ एक क्लीन स्वीप है इंडिया का, इसलिए तमिलनाडु का जिक्र नहीं है। मध्य प्रदेश में जहाँ कमलनाथ का बेटा छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर 2 सीटें हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा, जो हो सकता है बीजेपी को चौंका दे। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर खेल हो सकता है, वो आगे बताऊंगा। राजस्थान में भी 3 से 4 सीटों पर जो आप कह सकते हैं किसान आंदोलन और फिर ये करणी सेना और राजपूत का जो आंदोलन चल रहा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, वो एक प्रॉब्लम एरिया है। और पहली बार हो सकता है कि मोदी जी को राजस्थान में सेटबैक ना हो जाए। बिहार में 3 सीटें, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं। असम में 5 में से 1 सीट फंस रही है। और अगर आप महाराष्ट्र देखें तो नागपुर छोड़ दें, 5 में से विदर्भ की 3 सीटें फंसी हाथ से जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर की जो सीट है वो भी फंसी हुई है। लक्षद्वीप कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जो 102 सीटें हैं, इसमें तकरीबन पिछली बार 48 बीजेपी ले गई थी और कमोबेश अपोजिशन के पास भी 48 थी। 53 सीटें, 53 सीट्स इस बार इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई दिख रही, जो वहां कशमकश है। यानी 53 सीटों पर मोदी जी पिछड़ रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। 102 में 53 सीटें। मैंने कहा था ना, आगाज ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं है, शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। अब दोस्तों मोदी जी का अगर आगाज़ ही अच्छा नहीं है, शुरुआत ही अच्छी नहीं है, अगर मैच की ओपनिंग ही ठीक नहीं है, तो अगर मैच ये लास्ट बॉल तक जाता है तो फिर क्या होगा, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू कमेंट। पहला फेज। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर अभी सारी बातें की गई। हाँ, इसी वीडियो की अगली कड़ी कल हम लेकर आएंगे, जरूर देखिएगा। आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू वेरी मच।